धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज पूरे दिन भोपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार एक मुर्गे की टांग को पकड़कर लटके रहेंगे। उन्हें खूब समझाइए, मुर्गे की दूसरी टांग भी है, दूसरे मुद्दे भी देश के अंदर है, वो नहीं सुनने वाले हैं। वो कंगना रनावत की बात ही करते रहेंगे। बता दें आपको, संजय राउत और कंगना रनावत के बीच जबानी जंग के बाद आज बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो पहुंच गए बांद्रा के पाली हिल्स में स्थित जो ऑफिस बना हुआ है कंगना रनावत का, और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। मणिकर्णिका फिल्म्स के नाम से ये ऑफिस डेवलप किया गया है। बीएमसी का आरोप है कि इसमें अवैध निर्माण किया गया है और उन्होंने उसकी तोड़फोड़ कर दी। हालांकि वहां मौके पर पहुंचे वकील रिजवान सिद्दीकी ने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जा चुके हैं, हाईकोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन वो ना रुके, उन्होंने 2.5 घंटे के अंदर जो तोड़फोड़ करनी थी तोड़फोड़ की, चले गए। उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर तुरंत प्रभाव से तोड़फोड़ पर रोक लगा दी और साथ ही बीएमसी से कहा कि वो अगली तारीख को अपना जवाब लेकर यहां पेश हो। ये तमाम मीडिया आपको बता रहा है, हम ये नहीं बताना चाहते हैं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आज ये घर टूट रहा था सुबह, तो कंगना रनावत ने ट्वीट किया कि दोबारा फिर से राम मंदिर बनेगा। बाबर की सेना, यानी कि शिवसेना को बाबर की सेना बता रही हैं, बाबर की सेना ने उनके राम मंदिर को तोड़ दिया, अपने घर को राम मंदिर बता रही हैं। इससे पहले भी वो इसी तरीके की तुलना कर चुकी हैं। वो मुंबई को बता चुकी हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर जैसा हालात हो चुका है, यहाँ की पुलिस ऐसी हो चुकी है। और उससे पहले तो बड़ा ही कमाल का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो वर्चस्व फैला हुआ था बॉलीवुड के अंदर, इस्लाम का जो वर्चस्व फैला हुआ था बॉलीवुड के अंदर, वो उन्होंने खत्म कर दिया। अरे राजनीति करने आई हो, अपनी बात रखने आई हो, तमीज़ का दायरा तो रखो। रिजवान सिद्दीकी अब भी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। अगर शर्म गरज जरा सी हो, इस रिजवान सिद्दीकी को वहां से हट जाना चाहिए था, इसे खुद कहना चाहिए था। अगर ऐसी जहरीली औरत ऐसी बातें कर रही है तो उसके दायरे से फौरन हट जाना चाहिए। कम से कम रिजवान सिद्दीकी का लिहाज ही कर लेती। बाबर की सेना बता रही है, शिवसेना बोलना सीधा, बोलते हुए डर क्या लगता है? यही हाल भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का है। वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को लेकर, आदित्य ठाकरे को लेकर या शिवसेना को लेकर सीधे तौर पे मुंह नहीं खोल रहे हैं। उनकी औकात नहीं, उन्हें पता है घर में घुस के शिवसेना वाले मारेंगे, रहने नहीं देंगे मुंबई के अंदर, लेकिन उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन नफरत मुसलमान को ले आ रहे हैं, उनके नाम पर जरूर फैलाई जा रही है। कंगना रनावत का घर बाबर की सेना तोड़ने चली गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आजम खान के हमसफर रिजोर्ट को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कोई भोंपू मीडिया का दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस खबर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंगना रनावत थोड़ी है साहब, ये तो आजम खान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जो हमसफर रिजोर्ट बना हुआ है, जो आजम खान की पत्नी, जो रामपुर की वर्तमान विधायक भी हैं, उनके नाम से बना हुआ है, उसको नहीं तोड़ सकती है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में बात करें तो रामपुर विकास प्राधिकरण। रामपुर विकास प्राधिकरण के लिए तो ये झटका है, ये आदित्यनाथ योगी सरकार के लिए भी ये झटका है। बता दें आपको, जब से 2019 के लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा जो बीजेपी की प्रत्याशी थी यहाँ से हार गई, उसी दिन से बुरे दिन शुरू हो गए आजम खां के। उन पे एक के बाद एक 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए। कभी बकरी चोरी, कभी भैंस चोरी, कभी किताब चोरी, और ना जाने कितने मुकदमे कर दिए। हमसफ़र रिजोर्ट है जो उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के नाम से है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। आजकल ये पूरे परिवार सहित सीतापुर जेल में बंद है, जहाँ बेटा और पत्नी सब बंद है। इनकी पत्नी गिरकर घायल हो गई, लेकिन इनके लिए कोई डॉक्टर कफील की तरह अभियान न चला रहा। रजब तैयब एर्दोगान तो सबको दिखे, आजम खान दिखाई देता सबको, जैसे वो अपनी छाती पे यूनिवर्सिटी रख के ले जाएंगे। तो ये पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो यहाँ ये तमाम अधिकारी भी पहुंच गए। इन्होंने कहा साहब ये यहाँ कैसे आ सकती हैं, और इलाहाबाद इनको कैसे, हाईकोर्ट इनको पहले कैसे सुन सकता है? इन्हें तो पहले अथॉरिटी के सामने पेश होना चाहिए, वहाँ अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जस्टिस शशिकांत गुप्ता जो हैं, उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी। उनके साथ जो दोनों जज साहिबान बैठे हुए थे, उन्होंने इनको बड़ी राहत दी और कहा कि फौरी तौर पर रोक लगाई जाती है, आप उनके यहाँ तोड़फोड़ नहीं करेंगे। रही बात इनकी वहाँ पिटिशन दाखिल करने की, वहाँ अर्जी अपील दाखिल करने की, तो 15 दिन का इनको टाइम दिया जा रहा है। ये वहाँ पे अपनी अर्जी को दाखिल कर सकती हैं, तब तक कोई अधिकारी इनके हमसफ़र रिजॉर्ट पर कोई हथौड़ा नहीं चलाएगा। लेकिन कौन दिखाए भाई खबर इनकी? अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जी, हम तो न सुनते, या तो चुपचाप अपनी पिटीशन वापस ले ले, नहीं तो तेरे पे जुर्माना लगा देंगे। ये फटकार भी पिटीशनर को सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगाई गई, जिसके बाद इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मांग की गई थी क्या, वो देख लीजिए। कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के, डीजल के, कच्चे तेल के दाम के घट रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो लोगों पर भार पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा ना भैया, ये तो नीतिगत फैसला, हम तो नहीं सुनवाई करेंगे। तो अपनी पिटीशन वापस लेता है कि नहीं लेता है, या तेरे पे जुर्माना ठोंक दे। ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। होना क्या चाहिए था वो थोड़ा सा देख लीजिए। होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वमोटो कॉग्निजेंस लेता, यानी कि स्वतः संज्ञान लेता और कहता कि जब हर चीज जीएसटी के दायरे में आ रही है तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं है, शराब जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आती है। हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे और सरकार से जवाब तलब करेंगे कि वो इन दोनों जो चीज़ों को, शराब को और तेल को भी जीएसटी के दायरे में लाए। लेकिन साहब, अगर कोई जाता है दरवाज़ा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट को उसे ऐसे लताड़ लगा के भगा देता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एयर इंडिया ने ट्रांसजेंडर को नौकरी देने से किया इनकार। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा कि उसने ट्रांसजेंडर को नौकरी क्यों नहीं दी। ट्रांसजेंडर ये महिला तमिलनाडु की रहने वाली है। इसका कहना है 2014 में इसने अपना सेक्स चेंज कराया है और पूरी तरीके से महिला ये बन गई है। उसके बाद 2017 में इसने आवेदन किया एयर इंडिया के अंदर केबिन क्रू मेंबर के तौर पर, क्योंकि वैकेंसी वहाँ निकली थी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँची तो इसको ट्रांसजेंडर होने के नाते वो नौकरी नहीं दी गई। ये आरोप लगाते हुए इसने पिटीशन दाखिल की। पिटीशन जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा ठीक है, इस 3 हफ्ते बाद हम लोग इस पर सुनवाई करेंगे। आनंद ग्रोवर जो इस महिला के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा साहब 3 साल से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, इस पर सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। बता दें आपको 2016 में ट्रांसजेंडर के लिए जो कानून बनाया गया था उसके मुताबिक उनको बराबरी का हक है और उनके साथ एहसास सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, हमारे सामने से खबर गुजरेगी तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसे कहते हैं अधिकारों के प्रति लड़ना, कि एक महिला ट्रांसजेंडर है, अपनी खुशी से उसने अपना जो है लिंग परिवर्तन कराया और अब वो अपने इंसाफ के लिए भी लड़ रही है। नहीं तो हज़ारों लोग हैं घर में बैठ के सिर्फ रोते रहते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी एसपी को राहत नहीं मिलने वाली है संसद से। क्या है पूरा मामला, वो थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। देवघर लोकसभा सीट है, वहाँ के एसपी हैं ज़िले के पीयूष पांडे, और वहीं से जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके बयान अगर आपने गूगल करके निकाल लिए, यूट्यूब करके निकाल लिए पार्लियामेंट में, क्या कमाल के वो हज़ारों लाखों साल पुराना इतिहास बताते हैं हर वक्त ये खड़े होके, और कुछ काम उनको शायद आता नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी एसपी ने, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी, और ये जो है एक सांसद की जो है बेइज्जती है, इसलिए वो पहुंच गए हैं संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने। प्रिविलेज कमेटी ने उनको, एसपी को प्रिविलेज का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद एसपी महोदय पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाजिर होने पर कमेटी के सामने रोक लगा दिया, यानी कि स्टे लगा दिया, भाई इनको नहीं बुला सकते। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जी, संसद भवन की कार्यप्रणाली में दखल देने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, यहाँ हर चीज़ में दखल देगा। तो ऐसी स्थितियां उभर रही हैं जो मीडिया के जरिए चर्चाओं में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि स्टे पड़े ही मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी एसपी को अपने सामने प्रिविलेज कमेटी हाजिर करवाएगी और वो उस पूरे मामले को लेकर ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी एसपी देवघर को प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि मामला बीजेपी के सांसद से जुड़ा हुआ है, और वो भी निशिकांत दुबे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हिमालय में 5.5 मीटर से चौड़ी सड़क नहीं बना सकती है सरकार, क्योंकि ये सरकार का ही अपना एक कानून है, और अगर वो इसको भूल गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको याद दिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण किया जा रहा है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के
एक नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पहाड़ों में सिर्फ 5.5 मीटर यानी कि 5 या 15, 16, 17 फीट के आसपास चौड़ी सड़कें ही बनाई जा सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे 12 मीटर चौड़ी सड़कें यानी कि 40 फीट चौड़ी सड़कें वहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हिमालय को खतरा पहुँच रहा है। ये मांग लेकर, ये शिकायत करते हुए बहुत सारे पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और ये करारा झटका मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ ही कहा है जितने पेड़ अभी काटे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाए। बता दें हज़ारों की तादाद में पेड़ काट दिए गए हैं और 900 किलोमीटर का यह हाईवे बनाया जा रहा है। 400 किलोमीटर का यह हाईवे बनाया जा चुका है। हो सकता है मामला फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट में और एक बार फंस जाए। जी 3 जजों ने सुना जी, हम कह रहे जी मोदी सरकार, 5 जज सुन लो जी, पेंडिंग पड़ा रहेगा। 400 किलोमीटर का तो बन ही गया, थोड़ा धीरे धीरे करके और बनाएंगे, जिसका नाश होना वो नाश हो जा। इनका तो धंधा निकल रहा ना, सड़कें चौड़ी चक्काचक निकलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, इनका धंधा बनेगा, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ पे होटल जो बनाने, गरीब गुरबा को तो बर्बाद पहले ही कर देंगे सड़क चौड़ी करके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर के सभी धर्मस्थलों को खोला जाए, ये मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े के बेंच के सामने पिटीशन पहुंची तो उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अहमदाबाद का एक ट्रस्ट है जिसको गीतार्थ गंगा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई। उसने कहा है कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद देश भर के तमाम धर्मस्थलों को बंद कर दिया गया, उन्हें फिलहाल खोला जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तुम आए हो, तुम्हारी बात सुन लेते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, पर यह मत सोचना कि हम कोई आदेश जारी करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, जवाब तलब कर रहे हैं सरकार से। संभावनाओं पर गौर कर लेते हैं कि क्या संभावनाएं हैं इन हालात में जो धर्मस्थल खोले जा सकते हैं या नहीं। ना जी, धर्मस्थल ना खोले जा सकते, मदिरालय खोला जा सकते हैं, शराब की दुकान सबसे पहले खोल दी गई, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कहा, लेकिन लोग धर्मस्थल को जा रहे तो कह रहे जी हम तो संभावनाएं ढूंढेंगे। खैर सोचिए कि धर्मस्थल खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है उस सरकार के दौर में जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्म का ठेकेदार बनाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि चाइना से जानबूझ के जंग करेंगे और उसके जरिए मंदिरों में रखा हुआ जो सोना है उसे हड़प लेंगे और उस पर अधिकार जमा लेंगे अपना। इसीलिए जगह जगह आप देखिए 40-50 मंदिरों को साथ में जोड़कर उत्तराखंड के अंदर इन्होंने शाइन बोर्ड बना दिया और जगह जगह ऐसे ही कर रहे हैं कि अपने कंट्रोल में कर रहे हैं मंदिरों के खजाने को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।